Hello students, that's Mohit Soni from Resonance PCCP Junior Division from Chemistry Department। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमारा जो कंसेप्ट चल रहा था, हमारे जो चैप्टर का कंसेप्ट था इक्विवेलेंट कंसेप्ट, उससे रिलेटेड जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, उसके अंदर लास्ट क्लास में हमने देखा बच्चों जो हमारे नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं या जितने भी फॉर्मूलाज बन रहे हैं वो सारे हमने डिस्कस किए थे। आज की इस क्लास में उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, कि हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर है तो उस पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कैसे निकाल रहे हैं। एंड लास्ट टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का टाइट्रेशन। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये समझते हैं कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, जैसे हमने इक्विवेलेंट कंसेप्ट हमने पढ़ा था जो नॉर्मलिटी जिसको हमने यूज किया था नॉर्मलिटी के अंदर भी। तो बच्चों मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट में डिफरेंस क्या है बच्चों। कोई भी केमिकल रिएक्शन दे रखी होती बच्चों, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आप पहले इस चीज को समझिए कि अगर मैं बात करूं बच्चों मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बच्चों कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपको दे रखी होती है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जिस भी चीज को आपसे पूछा गया, लाइक नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं या उसका मास पूछा है या फिर आपसे वॉल्यूम पूछा है ना। लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों। आपके पास रिएक्शन दे रखी है कि A प्लस बी जो है आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं बच्चों C प्लस डी। इट्स मीन ये यहाँ पर A और B क्या है बच्चों, रिएक्टेंट, एंड C एंड D क्या है बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें A और B आपस में केमिकली रिएक्ट करके C एंड D बना रहे हैं, हो ना। और क्वेश्चन के अंदर आपको इसका इसका मास दिया है, इसका मास दिया है और आपसे पूछा है बताइए C का मास क्या होगा। ठीक है, तो C का मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मोल कंसेप्ट हम जब इस पे अप्लाई करते हैं तो मोल कंसेप्ट ये बोलता है सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन है उसको क्या करना जरूरी होता है बच्चों, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। अगर सपोज मैं मान लेता हूं यहाँ पर मैंने इसको बैलेंस किया तो यहाँ पर A आया, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ पर D। ठीक है, यहाँ पर जो ये ABC लिखे हैं बच्चों, ये ABC आपको पता है क्या है, चलो इसका कलर चेंज कर देता हूं बच्चों। ये यहाँ पर मैंने लिया ये यहाँ लिया बच्चों A, ये लिया B और ये लिया मैंने C और ये लिया D। ठीक है, कलर चेंज कर लिया। जो ये ABCD जो है यहाँ पर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो मोल कॉन्सेप्ट ये बोलता है बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है, मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लिखें तो सबसे पहली बात जब मोल कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो जो आपकी केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस नहीं करोगे तब तक आपके जो क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज आपसे पूछी है, लाइक मास पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, है ना। लाइक सिंपल अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि A के नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, B के दिए हैं, आपको C के नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, है ना। रिएक्टेंट A और B के दिए हैं और C के नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, तो सिंपल आप लोगों ने कुछ नहीं करना। मोल कंसेप्ट ये बोलता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय इट्स स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट इज इक्वल टू number of moles of B divided by stoichiometric coefficient, number of moles of C divided by stoichiometric coefficient, number of moles of D divided by stoichiometric coefficient। तो बच्चों LR प्रॉब्लम अगर है तो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग हम, जैसे A अगर आपका LR है तो इन दोनों को आपस में इंटर रिलेट करके A के नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे होंगे, इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको पता होगा। ठीक है, इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी आपको पता होगा। तो इन दोनों का यूज करके, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे किसके, C के नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। तो अगर आपसे मास पूछा है तो मास निकाल लीजिए। समझ रहे, इसमें मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट जो है उसको हम कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं या दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट के लिए नेसेसरी कंडीशन तो ये है बच्चों कि आपके पास जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करना
जरूरी है, ठीक है। बैलेंस होगी तो यहाँ पर मोल कंसेप्ट लगा के आप कर सकते हो, लेकिन इक्विवेलेंट कंसेप्ट हमारा इतना शॉर्ट मेथड है कि वहां पर आपके पास जो भी रिएक्शन दे रखी है, लाइक जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा के क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, या कंसंट्रेशन वगैरह जो भी पूछिए उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ डी। मीन्स क्या हुआ कि ए के, बी के, सी के और डी के अगर मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनका नॉर्मलिटी के साथ, उनका नंबर ऑफ मोल्स के साथ क्या रिलेशन है, एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं बच्चों। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें सारी चीज बता रखी है। तो उसमें हम सीधा सा कुछ ना करें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ए के, बी के, सी के, डी के आपस में इक्वल रख दे। तो जो हमसे पूछा है, लाइक सी का पूछा है और ए का दे रखा है, तो इन दोनों को आपस में इक्वल रख दो, तो सीधा सीधा आपके आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ? और यही हमारा जो है लॉ एक्सप्लेन करता है, जिसको हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए क्या लिखा, लॉ स्टेट्स दैट वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट, one equivalent of an element combined with one equivalent of other in a chemical reaction, equivalents and milli equivalents, equivalents बोल दीजिए या आप बोल दीजिए milli equivalents of reactants react in equal amount to give same number of equivalents or milli equivalents of product separately। तो ये यही बोलना चाह रहा है कि हमारे पास जो बच्चों नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे, है ना, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है बच्चों, ए प्लस बी आपस में रिएक्शन करके एम और एन जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी यहाँ पर मैंने लिखे हैं, लेकिन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा हम लिख सकते हैं एम इक्विवेलेंट ऑफ ए, एम इक्विवेलेंट मीन्स मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए किसके इक्वल होंगे बच्चों, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी के, एंड इसी तरह मिली इक्विवेलेंट ऑफ एम, मिली इक्विवेलेंट ऑफ वाई। ये केमिकल रिएक्शन के लिए, इसको क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपके कंपाउंड दे रखा है बच्चों, यहाँ पर एक कंपाउंड लिया है हमने MXNY, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस कंपाउंड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ M इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ N। अच्छा एक चीज और बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ये चीज बताई थी, जरा एक शॉर्ट रिवीजन या रिवीजन टाइप में ये आपको रिमाइंड करवा दूं मैं कि मैंने यहाँ पर जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, इसके लिए कुछ रिलेशन निकाले थे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, हमने क्या एक रिलेशन तो निकाला था बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। क्या ये पता है सभी को? वॉल्यूम किस में, यहाँ पर लीटर में लिख देता हूँ, यहाँ पर वॉल्यूम किस में, लीटर में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं ये भी सभी को पता है, मोलरिटी इक्वल इनटू एन फैक्टर। अब जैसे भी हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा तो हम ये चीज अप्लाई कर देंगे, बिकॉज यही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ए के, बी के, सी जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी क्या है, आपस में इक्वल हैं। अब उसको कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी मिलीलीटर्स, मिलीलीटर्स मतलब किसकी बात हो रही है बच्चों, वॉल्यूम की, ऑफ 0.02 m KMnO4 सॉल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड। ये बच्चों 0.02 जो है क्या दी है, मोलरिटी किसकी सॉल्यूशन की, KMnO4 सॉल्यूशन की, वुड बी रिक्वायर्ड टू एग्जैक्टली टाइट्रेट 25 ml। वापस हमें बच्चों यहाँ पर दिया है वॉल्यूम,
ऑफ 0.2 m FeNO3 होल ट्वाइस। तो वापस बच्चों यहाँ पर हमने ये क्या देखा, ये दी है m लिखा लग रखा है, इसका मतलब ये क्या है हमारे पास मोलरिटी। और एक सॉल्यूशन है हमारे पास FeNO3 होल ट्वाइस सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर मीडियम कौन सा दिया है, एसिडिक मीडियम। तो ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है बच्चों कि आपके पास इतना वॉल्यूम और इतनी कंसंट्रेशन का एक सॉल्यूशन है जिसका टाइट्रेशन करवाया जा रहा है KMnO4 सॉल्यूशन के साथ। उस KMnO4 सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तो आपके पास है, लेकिन ये बोल रहा है कि बताइए उसका वॉल्यूम क्या होगा। समझ रहे हो क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है। तो जरा यहाँ पर देखिए, सीधी सी बात है, KMnO4 और FeNO3 होल ट्वाइस सॉल्यूशन दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। अब रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है वो अप्लाई कर देंगे। कैसे कर देंगे बच्चों, इधर देखिए, इसको अप्लाई करेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। बच्चों यहाँ पर देखो KMnO4, तो यहाँ पर कौन सा मीडियम हो रहा है बच्चों, एसिडिक मीडियम हो रहा है। कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम में मैंने पहले भी बताया पिछली वाली क्लास में, KMnO4 जो है क्या देगा बच्चों हमें, MnO4 माइनस, यस और नो, क्या देगा MnO4 माइनस। और एसिडिक मीडियम के अंदर बच्चों मैंने बताया था इसका जो N फैक्टर होता है, जरा बताइए मुझे फटाफट, मैं पहले भी क्लास में बोला है मैंने कि इसका N फैक्टर याद रखना है। इसका जो बच्चों N फैक्टर होगा, N फैक्टर कितना होगा इसका N फैक्टर होगा बच्चों कितना, 5। क्या पता है ये सभी को, बिल्कुल पता है ना। और हमें निकालना क्या, तो यहाँ पर एक रिलेशन लगा दें, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ, मिली इक्विवेलेंट्स का मतलब वही ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है वही है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए बच्चों यहाँ पर मैंने एक रिलेशन लगा दिया जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा था। कौन सा रिलेशन, कौन सा रिलेशन लगा देंगे बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोलरिटी इंटू N फैक्टर इंटू वॉल्यूम वाला, बिकॉज मुझे वॉल्यूम यहाँ पर चाहिए। तो ये मिली इक्विवेलेंट्स और MnO4 किसके इक्वल होगा, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe+2। अच्छा Fe+2 आया कैसे, अब यहाँ पर देखिए ये चीज भी समझिए, NO3 का होल ट्वाइस है बच्चों, ये रिएक्शन के अंदर हमें देगा Fe+2। और Fe+2 जो है बच्चों एसिडिक मीडियम में जो है जाएगा किसमें, Fe+3 में। अब मैं यहां से पूछूं आपके पास इसका N फैक्टर क्या होगा, तो N फैक्टर निकाल सकते हैं। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का चेंज हो रहा है बच्चों, जरा देखिए, +2 +3 तो कितने का चेंज हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है। तो इसका N फैक्टर कितना हुआ बच्चों, N फैक्टर हुआ इसका 1। तो दोनों के लिए इक्वेशन लगाई। MnO4 की अगर मैं बात करूं तो लिख सकता हूं M1 VF1। VF1 बच्चों यहाँ पर वैलेंसी VF1 जो है वो लिया है वैलेंसी फैक्टर या N फैक्टर कह दीजिए आप, इसको N फैक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, N फैक्टर, ठीक है। और ये यहाँ पर V1 वॉल्यूम है, M2 इसका VF2 ले लिया, इसका V2 ले लिया, यानी चीज वही है। वहां पर M1 फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए NF वैलेंसी फैक्टर या हम N फैक्टर जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, वो किसके लिए, MnO4 के लिए। V1 फर्स्ट वाला वॉल्यूम ले लिया हमने फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, और सेकंड वाला तो हमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, हमने कैलकुलेट करना है V1 कैलकुलेट करना है। और इसकी कंसंट्रेशन हमें दे रखी है, मैंने बताया MnO4 माइनस की हमारे पास वैलेंसी फैक्टर है कितना 5। V1 M2 हमारे पास 0.2 और VF2 जो है 1 और 25 जो है इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है। कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों V1 हमारे पास आएगा 50 ml। और यहाँ पर जो है देखो लिख रखा है MnO4 माइनस जो है एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में जाएगा तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर 5 आएगा, और Fe2 प्लस जो है Fe3 प्लस में जाएगा तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1। क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सिलेट आयंस ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ KMnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम। और रिएक्शन दे रखी है, कैलकुलेट नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ऑक्सीलेट आयंस पूछ रहा है बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। वापस बच्चों यहाँ पर देखिए, ये हमें KMnO4 का एसिडिक मीडियम में दिया है, तो हमें पता है n फैक्टर तो कितना होगा बच्चों, इसका 5 होगा। इसके हमें क्या दे दिए, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए हैं, और हमसे पूछा क्या है, जो आपका ऑक्सीलेट आयन है, ये आपका ऑक्सीलेट आयन जो है बच्चों, उसका हमें नंबर ऑफ ऑक्सीलेट आयंस पूछ रहा है, सीधे सा हम बोल सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है बच्चों, तो इसमें भी वापस हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस लगा देंगे। तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या बोलता है, इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीलेट आयन इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ MnO4 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेशन कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे क्या, वॉल्यूम या मोलरिटी से रिलेटेड कुछ बात की है क्वेश्चन में, नहीं। यहाँ पर सीधा हम रिलेशन लगा देंगे, कौन सा बच्चों यहाँ हम रिलेशन लगा देंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, ये 1 ले लो, नंबर ऑफ मोल्स N2 इक्वल टू NF2। अब ये n फैक्टर किसका होगा, ऑक्सीलेट आयन का, ये n फैक्टर किसका होगा, आपका MnO4 माइनस जो है एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस दे रहा है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 5, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं बच्चों, 1 इज इक्वल टू, ये कितना दिया है 1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इसके दिया, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, अच्छा इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना सीख लेते हैं। सीख क्या लेते हैं बच्चों, आता है, ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता रखी है, जरा देखिए यहाँ पर, यहीं पर आपको निकाल के बता देता हूँ। मेरे पास है बच्चों क्या, C2O4 और ये 2 माइनस, ये बना रहा है एसिडिक मीडियम में CO2। अब इसका n फैक्टर जो निकाला हमने बच्चों, कैसे निकाला है जरा देखिए। अगर मैं यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछूं, तो 2 इंटू एक्स प्लस 4, ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू बच्चों कितना, -2, देन 2x माइनस 8 इक्वल टू -2, देन 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 प्लस 8 कितना होगा 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, +6। तो यहाँ पर तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों कितना, +6। जरा CO2 के अंदर बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसको x अगर मैं मानूं 2 इंटू -2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, +4। यहाँ पर मेरे पास कार्बन का है बच्चों +4। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, पर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का आ रहा है बच्चों, 6 और 4 कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, कितने का बच्चों, 2 का। तो 2 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, तो 2 का डिफरेंस है, मीन यहाँ पर इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बच्चों, 2। तो यहाँ पर हमारे पास वैलेंसी फैक्टर है कितना, 2। ठीक है, और MnO4 माइनस का हमें पता है कितना, 5। नंबर ऑफ मोल्स इसके दे रखे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पुट कर दिए। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो 2 को डिवाइड कर दो, 5 कितना आएगा बच्चों, 5/2। क्लियर है ये चीज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, वापस यहाँ पर हमें कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स KMnO4 दैट will be needed to react 1 mole of सल्फाइड आयंस। ठीक है, सल्फाइड आयंस से ये रिएक्ट कर रहा है इन एसिडिक मीडियम। अब बच्चों आपको अगर रिएक्शन नहीं दे रखी होती, जैसे इसके अंदर रिएक्शन नहीं दी है ना, तो सीधी सी बात है, इसमें इसने बोला है कि KMnO4 जो है वो एसिडिक मीडियम में जो है किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वो कौन से, सल्फाइड आयन, सल्फाइड SO3 2 माइनस या -2 में होता है। ठीक है, अब हमें नहीं बताया कि रिएक्शन क्या प्रोसीड कर रही है और यहाँ पर रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी, लेकिन मैंने ये पहले भी बताया है कि आपको याद रखना है कि KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट जो है एसिडिक मीडियम में आपको क्या देगा, ये Mn+2, एंड वी नो दैट KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सल्फाइट जो आयन है बच्चों वो सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो SO3 जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दिमाग लगाने वाली बात है बच्चों, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये SO4-2 में। तो यहाँ पर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, एक ऑक्सीजन इसमें बढ़ जाएगी, है ना। तो अब सीधी सी बात है, इसमें अगर मैं देखूं तो ये +7 से किस में जा रहा है बच्चों, +2 में, एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना हुआ, 5। तो n फैक्टर इसके लिए तो बच्चों कितना हो गया, n फैक्टर इसके लिए कितना हो गया, 5 हो गया, किसके लिए, KMnO4 के लिए। अब यहाँ पर लिख सकते हैं ना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ SO3-2। तो SO3-2 के लिए वापस यहाँ पर इक्विवेलेंस वाली चीज लगाएंगे, है ना, ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स किसके, KMnO4 के, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स किसके, SO3-2 के, ठीक है। इसका वैलेंसी फैक्टर तो हमें पता है कितना होगा, 5। इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर निकाल लो। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो -2 है, लेकिन सल्फर का अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो सल्फर का x + 3-2 इज इक्वल टू -2, x - 6 इक्वल टू -2, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 + 6 बच्चों कितना आएगा, +4। तो यहां से ये +4 से जरा देखो, +4 इसकी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। +4 से किस में जा रहा है, अगर यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूं तो x + 4 - 2 इक्वल टू -2। तो x माइनस, तो बच्चों x माइनस कितना, 8 इक्वल टू -2 होगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 + 8, तो कितना होगा बच्चों यहाँ पर +6। तो यहाँ पर तो इसका +6, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कितने का आ रहा है, कितने का चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है। इट्स मीन इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है बच्चों, 2 है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2 है, और इसका हमें पता है 5 है। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स KMnO4 के, 5 को इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 2/5 या 2/5। क्लियर है ये चीज सभी को, ओके। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इस पर अप्लाई कर सकते हैं हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमारे पास लास्ट एक टॉपिक और रह जाता है, टाइट्रेशन, ठीक है। तो टाइट्रेशन के अंदर भी जो भी हमारे पास टाइट्रेशन जो है, टाइट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो बच्चों, टाइट्रेशन का मतलब ये होता है कि हमें 2 सॉल्यूशन दिए जाते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसकी हमें कंसंट्रेशन भी पता होगी, जिसका हमें वॉल्यूम भी पता होगा, समझना इस चीज को। टाइट्रेशन ऐसा एक मैनुअल प्रोसेस है, ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को या वॉल्यूम को। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसकी हमें कंसंट्रेशन वॉल्यूम पता होगी, दूसरे वाले सॉल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन पता होगी, वॉल्यूम नहीं पता होगा, या फिर वॉल्यूम पता होगा, कंसंट्रेशन पता नहीं होगी। तो दोनों को आपस में रिएक्ट करवा के एक प्रोसीजर के थ्रू हम क्या करेंगे, जो अननोन सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन या उसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है टाइट्रेशन, और इसके लिए लेबोरेटरीज के अंदर एक्सपेरिमेंट, टाइट्रेशन जो एक्सपेरिमेंट है वो भी करवाया जाता है। अब उससे रिलेटेड पहले आपको थ्योरी समझनी होगी, एक्चुअल में टाइट्रेशन है क्या। तो टाइट्रेशन के लिए यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट यूज आते हैं, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखो टाइट्रेशन होता है क्या, पहले उसको समझ लेते हैं। टाइट्रेशन इज अ प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी है बाय अलोविंग अ केयरफुली मेजर्ड वॉल्यूम to react with a standard solution of another substance whose concentration is known। यानी हमारे पास
एक अननोन सॉल्यूशन है जिसकी हमें कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी है, उसकी कंसंट्रेशन हमें पता करनी है, उसको हम क्या करेंगे कंपेयर या उसकी रिएक्शन करवाएंगे, उसका टाइट्रेशन करवाएंगे किसके साथ, ऐसा सॉल्यूशन जो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में हो, जिसकी कंसंट्रेशन हमें नोन हो। तो यहाँ पर लिखा है वॉल्यूम टू रिएक्ट विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ अनदर सब्सटेंस हुज कंसंट्रेशन इज नोन। ठीक है, अब यहाँ पर जो बच्चों हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो भी दो टाइप का होता है। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है और जिसको लिया जाता है किसमें बच्चों, ब्यूरेट में। मैंने अभी बोला ना टाइट्रेशन प्रोसीजर करवाने के लिए लेबोरेटरीज के अंदर अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स प्रेजेंट है, तो वो इक्विपमेंट्स क्या हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो नॉन जो सॉल्यूशन होगा उसको ब्यूरेट में लिया जाता है। अब ब्यूरेट क्या होती है दिखाऊंगा अभी या इसी को बच्चों कहा जाता है क्या, टाइट्रेंट। क्या कहा जाता है, टाइट्रेंट। जस्ट जरा इस डायग्राम को देखिए बच्चों, मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट जो है टाइट्रेशन में काम आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं इसको, है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, फ्लास्क, या फिर हम बोलेंगे ये क्या है आपका, बीकर। तो ये जो बीकर है या ये फ्लास्क जो है बच्चों, इसके अंदर, है ना, इसके अंदर हम वो सॉल्यूशन लेंगे जिसका हमें टाइट्रेशन करवाना है। तो जिसका टाइट्रेशन करवाना है बच्चों वो तो होगा आपका क्या, टाइट्रेट। क्या होगा, टाइट्रेट। और जिस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम ले रहे हैं टाइट्रेशन करवाने के लिए, जिसकी कंसंट्रेशन हमें नोन है, उसको कहा जाता है बच्चों टाइट्रेंट। जरा यहाँ पर देखिए, अब जिस इक्विपमेंट से हम ले रहे हैं ना, ये एक कांच की ट्यूब होती है, ग्लास की एक ट्यूब होती है जिसको कहा जाता है बच्चों पीपेट। क्या कहा जाता है, पीपेट। इसके अंदर हमने क्या लिया, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया जिसकी कंसंट्रेशन हमें नोन है, और इसको क्या कहेंगे बच्चों, टाइट्रेंट। अच्छा, इस चीज को इसमें एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर देखो, इसको यहाँ से मत समझो इस चीज में। तो अभी आप ये देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये तो है आपका बच्चों क्या, बीकर। ठीक है, ये बीकर है। बीकर के अंदर मुझे क्या लेना है, ऐसा सॉल्यूशन लेना है जिसका टाइट्रेशन मुझे करवाना है। टाइट्रेशन मुझे करवाना है, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ जिसका टाइट्रेशन करवा रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन करवाना है इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है एसिड सॉल्यूशन लिया है, और एसिड सॉल्यूशन जिस ग्लास से ले रहे हैं उसको कहा जाता है पिपेट। तो इस एसिड सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज धीरे 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 मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वॉल्यूम अकॉर्डिंग, इसका वॉल्यूम नॉन होगा कि भाई 40 ml लेना है, 30 ml लेना है, 50 ml लेना है, उतना हम क्या करेंगे इसमें ले लेंगे। ठीक है, बीकर के अंदर ले लिया। अब बच्चों यहाँ पर इसी के साथ हम यूज करते हैं, ये छोटा वाला पिपेट है, इसके अंदर इस पिपेट के थ्रू जो है इंडिकेटर, इंडिकेटर का बहुत बड़ा रोल है बच्चों टाइट्रेशन में। सारी चीज अभी डिस्कस करेंगे, अभी केवल इक्विपमेंट्स के बारे में यहाँ पर समझो। इक्विपमेंट्स क्या है, पिपेट तो क्या होता है जिससे हम वो सॉल्यूशन लेते हैं जिसका टाइट्रेशन हमें करवाना है, उसको हमने किस में लिया बच्चों, बीकर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमने 2-3 ड्रॉप्स, 2 to 3 ड्रॉप्स जो है किसको मिक्स कर दिया, इंडिकेटर को। ठीक है, यहाँ पर जो है बच्चों इसी बीकर के ऊपर यहाँ पर होल्डिंग डिवाइस होता है, इसको ये होल्ड करके रखता है यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, ये होल्ड करके रखेगा बच्चों क्लिप से। तो यहाँ पर जो ये ग्लास की ट्यूब होती है ना बच्चों, इसको कहा जाता है ब्यूरेट। जैसे अभी थ्योरी के अंदर लिखा हुआ था कि ब्यूरेट के अंदर हम किसको लेते हैं, किसको लेते हैं, जिसका कंसंट्रेशन हमें पता है। तो ब्यूरेट के अंदर बच्चों फील कर देते हैं हम किसको, इनिशियल, ये तो रीडिंग हम इसको नोट करते हैं। ब्यूरेट के अंदर फील किया जाता है बच्चों किसको, टाइट्रेंट को। टाइट्रेंट क्या है, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन नोन है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो है बच्चों वो क्या है, टाइट्रेट, जिसकी कंसंट्रेशन या वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। ये यहाँ पर होल्ड करके, यहाँ पर एक कॉक लगा होता है, स्टॉप कॉर्क या वॉल्व टाइप लगा होता है। वॉल्व से क्या किया जाता है बच्चों, ओपन किया जाता है। धीरे 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 इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो इनिशियल रीडिंग इसमें शो कर रहा है। इसकी ट्यूब ब्यूरेट के अंदर जो है रीडिंग्स लिखी होती है, लाइक ये 20 ml की है, 10 ml की है, 30 ml की है, तो वो रीडिंग्स यहाँ पर लिखी होगी।
तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो है हमें ये पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम जो है टाइट्रेंट का ऐड हो रहा है किसके साथ, टाइट्रेट के साथ। तो ड्रॉप वाइज धीरे 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 जब ये इसके साथ ऐड होगा बच्चों, टाइट्रेंट के साथ टाइट्रेट के साथ टाइट्रेंट, तो धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, टाइट्रेशन होना स्टार्ट होगी। तो धीरे धीरे जब टाइट्रेशन होना स्टार्ट होगी तो एक पॉइंट आएगा जहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेट। तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंस इक्वल होंगे। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपका सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर की वजह से यहाँ पर सॉल्यूशन जो है कलर चेंज करेगा। इसका मतलब आपकी एंड पॉइंट आ चुका है। कौन सा पॉइंट आ चुका है बच्चों, एंड पॉइंट आ चुका है जहां पर आपकी टाइट्रेशन जो है क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ये बात समझ में आई। टाइट्रेशन के अंदर हमारे पास जो इक्विपमेंट है, मेन इक्विपमेंट है हमारे पास बच्चों क्या, ब्यूरेट। ठीक है, ब्यूरेट के अंदर फिल कर रहे हैं हम किसको, टाइट्रेंट को, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। ठीक है, एक है हमारे पास बीकर जिसके अंदर हम ले रहे हैं किसको, टाइट्रेट को, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है ना, जिसका वॉल्यूम हमें पता है कि भाई कितना वॉल्यूम, जैसे 30 ml 40 ml दे दिया, टीचर ने आपको दे दिया कि इतना ml आपके पास ये सॉल्यूशन है। अब इसकी कंसंट्रेशन हमें पता करनी है किसकी हेल्प से, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हम किस में फिल कर रहे हैं, ब्यूरेट में, जिसकी हमें कंसंट्रेशन नोन है, उसकी हेल्प से जब टाइट्रेशन प्रोसीड करेगा, टाइट्रेशन आपस में होगी, जब ये आपस में रिएक्शन होगी तो यहाँ पर इंडिकेटर की वजह से कलर चेंज आ जाएगा। तो वहां पर इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड पॉइंट आएगा तो हमें पता चलेगा कि हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो जब इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट आ रहा है तभी तो हम बोल रहे हैं वहां पर लगा रहे हैं कौन सा लो, लो ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, जो हमने अभी देखा था। लो ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस लगा देंगे तो वहां पर हम लगा देंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो हैं किसके इक्वल, टाइट्रेट के इक्वल है। तो वहां रिलेशन लगा देंगे हमारा पास मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, या मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एंड टाइट्रेट। तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी थ्योरी क्या है बच्चों, थ्योरी समझते हैं यहाँ पर। तो टाइट्रेशन क्या था ये समझ में आया। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की अभी मैंने बात करी थी। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, वो सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमें नोन है, जिसको हम फिल करेंगे किसमें, ब्यूरेट में। ठीक है, अब बच्चों ये भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसको हम टाइट्रेंट बोल रहे हैं, ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है बच्चों प्राइमरी टाइट्रेंट्स या स्टैंडर्ड्स, है ना, प्राइमरी टाइट्रेंट्स बोल दीजिए या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोल दीजिए। तो वो ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, या ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जो जिनको स्टैंडर्डाइज नहीं किया, या सिंपल सा आप ये समझो बच्चों कि ये ऐसे रिएजेंट्स हैं जो देखा जाए तो महंगे होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, जिनको हम यूज तो कर सकते हैं लेकिन इनकी प्योरिटी अगर देखी जाए तो ये 100% बच्चों प्योर होते हैं। और कोई भी चीज 100% प्योर है तो सीधी सी बात है वो महंगी होगी। तो ऐसे बार बार लेबोरेटरीज के अंदर, टाइट्रेशन के अंदर अगर हम इनका यूज करेंगे तो वो हमारी टाइट्रेशन और ज्यादा क्या होगी, महंगी चली जाएगी, है ना। तो इन्हीं की हेल्प से दूसरे टाइट्रेंट्स बनाए जाते हैं जिनको कहा जाता है बच्चों सेकेंडरी टाइट्रेंट्स या स्टैंडर्ड टाइट्रेंट्स। जो है ये दोनों स्टैंडर्ड ही है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, लेकिन प्राइमरी टाइट्रेंट की हेल्प से हम बना रहे हैं सेकेंडरी टाइट्रेंट्स। और जनरली जो है हमारी लेबोरेटरीज के अंदर जो यूज किए जाते हैं वो सेकेंडरी टाइट्रेंट्स को यूज किया जाता है फॉर दी टाइट्रेशन। तो देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, दीज रिएजेंट्स कैन बी एक्यूरेटली वेट एंड देयर सॉल्यूशंस आर नॉट बी स्टैंडर्डाइज्ड बिफोर यूज। तो आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं कि प्राइमरी टाइट्रेंट्स के एग्जांपल्स क्या है, लाइक ऑक्सैलिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों C2H2O4, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, AgNO3 CuSO4 फेरस अमोनियम सल्फेट एटसेट्रा। ये सारे जो हैं प्राइमरी टाइट्रेंट्स हैं, इनका यूज कर सकते हैं लेकिन इनकी प्योरिटी 100% है, ये महंगे हैं, इसलिए इन्हीं की हेल्प से बनाए जाते हैं सेकेंडरी टाइट्रेंट, जिनको जनरली हम यूज करते हैं फॉर दी पर्पस ऑफ टाइट्रेशन। अब इसमें कौन कौन से, तो यहाँ लिखा हुआ है दिस रिएजेंट्स कैन नॉट बी एक्यूरेटली वेट एंड देयर सॉल्यूशंस आर टू बी स्टैंडर्डाइज्ड बिफोर यूज। तो यहाँ पर हमारे पास है कौन कौन से यूज करते हैं बच्चों, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, HCl, H2SO4, I2, KMNO4 एटसेट्रा। तो इन्हीं को हम यूज करते हैं एज अ टाइट्रेंट।
ठीक है। नेक्स्ट टाइट्रेट क्या होता है, तो सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस टू बी एस्टिमेट जनरली टेकन इन अ बीकर। जिस सॉल्यूशन का हमें एस्टिमेशन करना है या जो सॉल्यूशन हम बीकर में ले रहे हैं वो आपका क्या है, टाइट्रेट। अभी मैंने बताया इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंस पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस जो है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस टाइट्रेट और टाइट्रेट के इक्वल हो जाएंगे, वो क्या कहलाएगा, उसका इक्विवेलेंस पॉइंट। इट इज द पॉइंट व्हेन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेट एडेड बिकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेट। तो दोनों के इक्वल होंगे, तो यहाँ पर एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या मैं ये रिलेशन लगा सकता हूँ, अभी चीज मैंने बताई थी, यस और नो, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ एन फैक्टर, दोनों का, ये टाइट्रेट का और ये टाइट्रेट का। एंड पॉइंट क्या होगा, पॉइंट एट विच इंडिकेटर स्टार्ट टू चेंज इट्स कलर। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो जो आपके सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर। अभी समझेंगे हम कि इंडिकेटर भी जो है टाइट्रेशन में कैसे वर्क करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका एंड पॉइंट। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है बच्चों टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। आपको ये भी याद रखना है कि टाइट्रेशन के कौन कौन से टाइप होते हैं, किस किस टाइप की टाइट्रेशन को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बच्चों हैं अपनी हायर क्लासेस के अंदर जो है आप इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एज ए थ्योरी यहाँ पर समझिए आपके टाइट्रेशन जो है, इसको न्यूमेरिकल पे कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आपको समझा दिया। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर जो बच्चों हैं सीधी सी बातें हैं कि यहाँ पर हम टाइट्रेशन करेंगे एसिड की और बेस की। इसका मतलब एक टाइट्रेंट होगा आपका एसिड होगा, एक टाइट्रेट जो है आपका क्या होगा, बेस होगा। दोनों को ब्यूरेट पिपेट वगैरह, मतलब ब्यूरेट में और आपका बीकर में लेकर उसका टाइट्रेशन प्रोसीजर इंडिकेटर वगैरह की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको टाइट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट होती है बच्चों आपकी रेडॉक्स टाइट्रेशन। और रेडॉक्स टाइट्रेशन में कौन कौन सी टाइट्रेशन होती है, परमैग्नेट, डाइक्रोमेट, आइडोमेट्रिक या आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट होती है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। नेक्स्ट होती है बच्चों आपका कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्लियर है, इनके टाइप्स आपको याद रखने हैं। और एसिड बेस से रिलेटेड अभी हमारे पास टॉपिक भी है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों इंडिकेटर ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व। इंडिकेटर्स एंड एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व के इंडिकेटर्स जो हैं हमारे पास जो है कैसे वर्क करते हैं किसी भी टाइट्रेशन के अंदर या किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। तो सिंपल सा बच्चों मैं आपसे बोलूं कि हमारी जो लेबोरेटरी है या हम लेबोरेटरीज के अंदर दो टाइप के जो आपके इंडिकेटर्स हैं, है ना, जो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, एक तो है आपका कौन सा, फिनोप्थिलीन, और एक है बच्चों आपका मिथाइल ऑरेंज। इन दोनों का यूज किया जाता है टाइट्रेशन के लिए। और बच्चों आपके इंडिकेटर्स जो हैं जनरली होते क्या हैं, वीक एसिड या वीक बेस होते हैं, जो या तो एसिडिक सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज करते हैं या बेसिक सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज करते हैं। और ऐसे इंडिकेटर्स भी होते हैं जो अपना ऑर्डर चेंज करते हैं, उनकी स्मेल चेंज करते हैं, उनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स जो हम यूज करते हैं वो कौन सा है बच्चों, फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अब ये प्रोसेस कैसे करते हैं, ये काम कैसे करते हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर, तो उसकी बात करते हैं। तो थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर्स एंड इंडिकेटर्स ए सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट इन अ टाइट्रेशन। अभी देखा था एंड पॉइंट क्या होता है, जिसके अंदर आपका इंडिकेटर कलर चेंज करता है, ठीक है। तो एंड पॉइंट लाने के लिए किसका यूज होता है, इंडिकेटर का। इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस या तो वीक एसिड होंगे या वीक बेस होंगे, आर जनरली यूज्ड एज इंडिकेटर, दे चेंज देयर कलर, वो क्या करेंगे, अपना कलर चेंज करेंगे विद इन अ सर्टेन पीएच रेंज। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक सर्टेन इनकी पीएच रेंज होगी जहां पर आके ये क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। क्लियर है, द कलर चेंज एंड द पीएच चेंज ऑफ सम कॉमन इंडिकेटर्स आर स्टेबल। तो यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स है जिनका कलर चेंज कहाँ कौन सी रेंज में होता है, ये याद रखना है। जैसे बच्चों इंडिकेटर की बात करें मिथाइल ऑरेंज की, है ना, तो मिथाइल ऑरेंज जिसको हम यूज भी करते हैं, मिथाइल ऑरेंज जो है बच्चों जनरली कैसे कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। इसकी पीएच रेंज होती है, पीएच रेंज जो है बच्चों कितनी होती है, 3.2 से 4.5, और ये कलर चेंज करता है बच्चों रेड टू ऑरेंज, ये आपको याद रखना है। मिथाइल रेड जो है उसकी पीएच रेंज 4.5 से 6.5 है, रेड टू येलो ये कलर चेंज करेगा। लिटमस जो है वो 5.5 से 7.5
रेड टू ब्लू कलर चेंज करता है ये इसका। फिनोल रेड जो है वो 6.8 से 8.4 जो है इसकी पीएच रेंज है, येलो टू रेड होगा। फिनोप्थलीन, इसको आपको याद रखना है, इसका कलर चेंज होगा बच्चों कब, जब पीएच रेंज जो है किसके बीच में होगी, 8.3 से 10.5 के बीच में। तो ये कैसा होगा, कलर लेड से कैसा हो जाएगा बच्चों, पिंक कलर हो जाएगा। और आपको ये भी पता है बच्चों फिनोप्थलीन जो है वो किस नेचर का होता है बच्चों, ये वीक एसिड होता है। और मिथाइल ऑरेंज जो है बच्चों ये कैसा होता है आपका, वीक बेस होता है। क्या होता है, वीक बेस होता है। अब ये वर्क कैसे करते हैं, अभी हमने देखा कि हमारे पास जो बीकर के अंदर सॉल्यूशन था जिसको हम टाइट्रेट बोल रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास छोटी पिपेट थी, छोटी पिपेट में से हम ऐड कर रहे थे उसमें 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। तो वो इंडिकेटर या तो एसिड के साथ मिक्स होगा या बेस के साथ, जो भी टाइट्रेट है जिसका कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करना है उसके साथ उसको ऐड किया जाएगा। तो एसिड अगर होगा तो उसके साथ एसिडिक इंडिकेटर ही ऐड किया जाएगा, बेस अगर हमारे पास होगा तो उसके साथ बेसिक इंडिकेटर ही ऐड किया जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को, कि एसिड होगा तो एसिड इंडिकेटर यूज करेंगे, बेस होगा तो बेसिक इंडिकेटर उसके साथ यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जो टाइट्रेंट हमारा आ रहा है ना, जो ब्यूरेट के अंदर से टाइट्रेंट आ रहा है वो किसका होगा, इसी का अपोजिट। अगर एसिड ले रहे हैं तो बेस होगा, बेस ले रहे हैं तो क्या होगा, एसिड होगा। तभी तो आपका जो इंडिकेटर है वो वर्क करेगा। आ रही बात समझ में। Theory of acid-base indicators. Two theories have been proposed to explain the change of color of acid-base indicators which change in pH. ऑस्टवाल्ड थ्योरी क्या बोलती है, ऑस्टवाल्ड थ्योरी ये बोलती है बच्चों, द कलर, फर्स्ट पॉइंट अगर इसका देखें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कलर चेंज इज ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ the acid base indicator. The unionized form has different color than the ionized form. The ionization of the indicator is largely affected in acids and base. तो ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों, कि कलर चेंज किस वजह से होता है, जो आपका इंडिकेटर है वो आयोनाइज्ड होता है। आयोनाइज्ड होगा मतलब उसके आयंस में वो ब्रेक होगा, आयंस में ब्रेक होने की वजह से जो है वो क्या करेगा, अपना कलर चेंज करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। तो different color than ionized form. The ionization of the indicator is largely affected in acids and bases as it is either a weak acid, या तो आपका इंडिकेटर क्या होगा, या तो वीक एसिड होगा या बच्चों क्या होगा, वीक बेस होगा। इन केस द इंडिकेटर इज अ वीक एसिड, its ionization is very much low in acids due to common ions, while it is fairly ionized in alkalis. Similarly, if the indicator is weak base, अगर इंडिकेटर आपका weak base है, its ionization is large in acids. तो सीधी सी बात है, अगर आपका इंडिकेटर कैसा है, वीक एसिड है, तो एसिड के अंदर एसिड आप डालोगे तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। सीधा सा ये समझो बच्चों, ये आपका जैसे HPH है, फिनोप्थलीन है, ठीक है, इसका डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन होगा बच्चों, वो होगा H प्लस में और pH माइनस में। अब इस इंडिकेटर को मैं एसिड के अंदर ही डाल रहा हूं, तो मुझे जैसे HCl है मेरे पास एसिड, तो ये H प्लस में और Cl माइनस में ब्रेक होगा। तो एसिड के अंदर एसिड में मिक्स कर रहा हूं तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, या हम बोलें कि ये जो है प्रॉपर्ली आयोनाइजेशन इसके साथ जितना शो नहीं करेगा, किसके साथ करेगा, बेस के साथ करेगा। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही वीक बेस की बात हो रही है, जैसे हमारे पास MeOH है, मिथाइल ऑरेंज, ये कैसा है हमारे पास, वीक बेस है। तो इफ द इंडिकेटर इज अ वीक बेस, इट्स आयोनाइजेशन इज लार्ज इन एसिड्स, तो इसका आयोनाइजेशन किस में ज्यादा होगा, एसिड्स में होगा। एंड लो इन एल्कलीज ड्यू टू कॉमन आयंस, तो कॉमन आयन होने की वजह से बेस के अंदर इसका आयोनाइजेशन इतना नहीं होगा जितना एसिड के। सिमिलरली एसिड इंडिकेटर है तो एसिड के अंदर इतना नहीं होगा जितना उसका बेस के अंदर होगा आयोनाइजेशन। तो एसिड का एसिड के अंदर क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉमन आयंस है। बात आ रही समझ में। कंसिडरिंग टू इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, फिनोप्थलीन अ वीक एसिड जो एक वीक एसिड है, एंड मिथाइल ऑरेंज जो एक वीक बेस है, ऑस्टवाल्ड थ्योरी कैन बी लिस्टेड एज फॉलोज। फिनोप्थलीन का देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, फिनोप्थलीन जो है HPS से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, HPS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर H प्लस
जब तक आपके पास सॉल्यूशन के अंदर H+ आयंस हैं और एसिड के अंदर हम इसको मिक्स कर रहे हैं, तब तक तो कोई कलर आएगा नहीं। आएगी बात समझ में? लेकिन जैसे ही बेस आप ऐड करेंगे, बेस ऐड करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, H+ और OH- तो वाटर बनाते रहेंगे। जब तक H+ और OH- वाटर बनाते रहेंगे तो दोनों जब इक्वल, यानी जब इक्वलेंस पॉइंट आ जाएगा, इक्वलेंस पॉइंट का मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंस ऑफ टाइट्रेंट और टाइट्रेट के इक्वल हो जाएंगे, तब तक तो टाइट्रेशन चलती रहेगी। जैसे ही एंड पॉइंट आएगा, दोनों बराबर हो चुके हैं, अब जैसे ही आपका क्या हुआ, H+ जितने थे उतने OH- के साथ वाटर का फॉर्मेशन कर दिया उन्होंने। अब क्या बचा आपका pH-, pH- की वजह से आपका जो है सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा, पिंक होगा, और वो शो करेगा कि एंड पॉइंट आ चुका है, आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो लिखा है बच्चों यहां पर देखिए, द अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोप्थलीन आर कलरलेस व्हाइल pH- आयंस आर पिंक इन कलर। तो पिंक कलर किसकी वजह से आता है बच्चों, यहां पर हमारे पास pH- आयंस की वजह से। इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों, द आयोनाइजेशन ऑफ HPS इज प्रैक्टिकली नेग्लेजिबल, है ना, उसको हम नेग्लेजिबल मानेंगे। एज ए इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड, तो इक्विलिब्रियम कहां पर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये मेरा राइट है तो इक्वेशन लिख रहा हूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो किधर शिफ्ट होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन। अब सीधी सी बात है, एसिड के अंदर हम एसिड मिक्स करते हैं तो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, H+ आयंस की। दस द सॉल्यूशन वुड रिमेन कलरलेस, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, कलरलेस होगा। ऑन एडिशन टू एल्कली, जब हम क्या कर रहे हैं, बेस को उसमें ऐड कर रहे हैं, एल्कली का मतलब क्या है, बेस। On addition to alkali, hydrogen ions are removed by OH- ions in the form of water. तो H+ आयन जो है किसकी वजह से रिमूव होंगे, OH। जैसे सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ पर HCl है, इसके अंदर मैंने HPH को ऐड किया, तो HCl भी मुझे H+ देगा, Cl- देगा, ये H+ देगा और PH- देगा। और बच्चों इसके अंदर मैंने जो है ऐड किया NaOH, और NaOH मुझे देगा बच्चों Na+ और OH-। तो ये आपकी जो H+ आयंस है ना, ये H+ आयंस तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वाटर बनाता जाएगा, वाटर वाटर बनता जाएगा। और कब तक बनता जाएगा, जब इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आ जाता तब तक। जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा तो कंसंट्रेशन अगर इसकी ज्यादा, भाई NaCl, ये देखो Na+ और Cl- ये तो सॉल्ट बनाते रहेंगे, ठीक है। अब इसकी अगर ज्यादा हुई, pH- की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, तो आपके जो है सॉल्यूशन का कलर कैसा आएगा, पिंक, और वो शो करेगा टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। समझ रहे हो इस बात को? तो यही लिखा हुआ है बच्चों, on addition of alkali, hydrogen ions are removed by OH- ions in the form of water molecules and the equilibrium shift to right hand side। अब equilibrium कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, राइट हैंड साइड पर। Thus the concentration of pH- ions increases in solution। अब किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी बच्चों, pH- आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, एंड दे इम्पार्ट पिंक कलर टू द सॉल्यूशन। और वो कैसा कलर देंगे बच्चों, सॉल्यूशन को पिंक कलर देंगे, जो शो करेगा कि आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आई है। और सेम केस बच्चों किसका होता है, मिथाइल ऑरेंज का। अब मैंने ये किया कि हमारे पास जो ब्यूरेट है ना, यहाँ पर जो ये ब्यूरेट बनाई थी, इस ब्यूरेट के अंदर मैंने लिया बच्चों एसिड लिया। क्या लिया, एसिड। लाइक मैंने ले लिया बच्चों HCl, और यहाँ मेरे पास जो बीकर था, उस बीकर के अंदर मैंने ले लिया बेस। लाइक मैंने ले लिया बच्चों NaOH, ठीक है। अब ये मेरा टाइट्रेंट बन गया, ये मेरा क्या है, टाइट्रेंट। इसका मुझे टाइट्रेशन करना है। और बच्चों इसके साथ जब मैं ऐड करूंगा बच्चों मिथाइल ऑरेंज, जो कि क्या है, एक वीक बेस है। समझ रहे हो इस बात को? अब मिथाइल ऑरेंज का वापस सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो है बेस है, मिथाइल ऑरेंज हमने ऐड किया है, तो इसका डिसोसिएशन इतना नहीं होगा। कब होगा ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएशन, जब एसिड इसके साथ ऐड होगा।
और इसका डिसोसिएशन आयोनाइजेशन कैसे होता है, Me जो है MEOH मिथाइल ऑरेंज जो है ब्रेक होता है बच्चों Me+, तो Me+ की वजह से कलर आता है रेड, और ये जो है OH- देगा। तो वापस वही बात कि हमारे पास NaOH है, इसमें हमने MEOH ऐड किया, ये हमें दे रहा है बच्चों Na+ और OH-, ये हमें देगा Me+ और OH- आयन। इसके साथ ड्रॉप वाइज में ऐड कर रहा हूं बच्चों एसिड, जैसे मैंने ले लिया HCl, ठीक है, HCl हमें देगा H+ और Cl-। तो ये H+ आयन की वजह से OH- जो है ये तो क्या बनाते रहेंगे, वाटर बनाते रहेंगे। कब तक बनाते रहेंगे, जब तक कि आपके पास सॉल्यूशन का इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आ जाता। जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी बच्चों, सॉरी, कंसंट्रेशन किसकी बढ़ जाएगी, Me+ की बढ़ जाएगी। Me+ की बढ़ेगी तो कलर चेंज हो जाएगा, रेड कलर आ जाएगा। बाकी Na+ और Cl- तो NaCl बनाता रहेगा। तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कलर चेंज हो जाएगा। सेम केस होगा फिनोप्थिलीन की तरह ही, किसका, मिथाइल ऑरेंज का, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज का लिखा हुआ बताओ, इट इज अ वेरी वीक बेस एंड कैन बी रिप्रेजेंट बाय MUH। इट इज आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन टू गिव Me+ एंड OH- आयन। तो ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है यही लिखी हुई है कि क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एसिड की प्रेजेंट में क्या होगा, OH- आयंस आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द अबव इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। Thus, sufficient Me+ ions are produced which impart the red color, जो क्या इसको देंगे बच्चों, रेड कलर को देंगे to the solution on addition of alkali, the concentration of OH- ions। तो सीधी सी बात है कि अगर हम एल्कली सॉल्यूशन में अगर इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, OH- आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो फिर क्या होगा, एंड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड, दस दैट इज द आयोनाइजेशन ऑफ MUH इज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल, जैसा कि हमने फिनोप्थिलीन के केस में देखा था। दस सॉल्यूशन एक्वायर्स द कलर ऑफ अनआयोनाइज्ड मिथाइल ऑरेंज मॉलिक्यूल्स दैट इज ऑरेंज। तो जब तक ऐड हम बेस के साथ ऐड कर रहे हैं इसको, तब तक तो कलर ऑरेंज ही रहेगा। एसिड इसमें अगर ऐड हो रहा है तो क्या होगा, रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। दिस थ्योरी आल्सो एक्सप्लेन्स द रीजन व्हाई फिनोप्थिलीन इज नॉट suitable indicator for titrating a weak base against strong acid. The OH- ion furnished by a weak base are not sufficient to shift the equilibrium towards the right hand side considerably, that is pH is not reached to 8.3। तो सीधी सी बात है कि आपका फिनोप्थिलीन जो है किसके लिए यूजेबल नहीं है, कि अगर टाइट्रेशन करवा रहे हैं किसकी, वीक बेस की और स्ट्रॉन्ग एस की, स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो फिनोप्थिलीन का ऐड करेंगे तो आपका टाइट्रेशन जो है पीएच रेंज जो उसकी होती है 8.3 तक, वहां तक नहीं पहुंचेगा। इसी तरह द सॉल्यूशन डज नॉट अटेन पिंक कलर। Similarly, it can be explained why methyl orange is not suitable indicator for titration of weak acid add with strong base, ठीक है। अच्छा, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ रीडिंग्स ली हैं। जैसे आपके पास एक टाइट्रेशन है ना, यहाँ पर ये लाइन खींच देते हैं। टाइट्रेशन किसके बीच में चल रही है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब आप समझिए बच्चों कि यहाँ पर जो मेरे पास डायग्राम था, ये मेरे पास क्या थी, ब्यूरेट। छोटा सा बना देता हूँ डायग्राम। इसमें बच्चों क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम रहेगा कि कितना जो है मेजरमेंट रहेगा कि कितना हमने इसमें लेना है, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप कॉर्क होगा और ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, ऐसा बना देता हूँ बीकर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये ऐसा बीकर बना देता हूँ, ठीक है। इसमें बच्चों यहाँ पर मैंने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, तो यहाँ पर मैंने लिया बच्चों एसिड ले लिया और एसिड ले लिया यहाँ पर लाइक HCl, ठीक है। और इस ये हमारे पास क्या है बच्चों, ब्यूरेट, ये बार बार ठीक है। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ब्यूरेट। इसके अंदर मैंने लिया बच्चों क्या, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की बच्चों कंसंट्रेशन मुझे पता है 0.1 m, m मतलब मोलरिटी, ठीक है। यहाँ पर बच्चों HCl सॉल्यूशन लिया मैंने 40 ml, यानी बीकर में मैंने डाल के दे दिया
40 ml HCl सॉल्यूशन है और इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है 0.1 m। ठीक है, तो कंसंट्रेशन, अब इस टाइट्रेशन प्रोसेस में मैंने बोल दिया कि बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, या आपको एक कर्व भी बताना है। कर्व जो है कैसे बनेगा, कर्व को समझने के लिए वो रीडिंग्स वहां पर प्रैक्टिकली ली हुई रीडिंग्स है जिनको हमने कर्व की फॉर्मेशन में यहाँ पर समझाने का ट्राई किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि टाइट्रेशन, तो सीधा सा समझ में आया कि ब्यूरेट के अंदर हमने क्या लिया है, ये आपका ब्यूरेट के अंदर NaOH लिया है, मीन्स ये तो वर्क करेगा किसका, टाइट्रेंट का। किसका वर्क करेगा बच्चों, ये टाइट्रेंट का। ठीक है, यहाँ पर हमने ये लिया है एसिड, तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है बच्चों, टाइट्रेट। क्या है ये, टाइट्रेट। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या बच्चों, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। अब देखो इसकी NaOH की, अब ये कितने ml में है, इसको मैंने पूरा फिल कर दिया, पूरा भर दिया। इसका वॉल्यूम अभी नहीं पता है ना, पूरा फिल कर दिया। लेकिन मुझे ये तो पता है ना, सपोज यहाँ पर जो है इसका वॉल्यूम 100 ml है, सपोज कीजिए 100 ml है, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे ड्रॉप वाइज धीरे धीरे जब ये NaOH का सॉल्यूशन HCl के साथ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर सपोज करिए 60 ml आपके पास ये रीडिंग आ गई है। तो मैं आपसे बोलूं कितना वॉल्यूम ऐड हुआ है, कितना वॉल्यूम ऐड हुआ है बच्चों, तो 100 में से 60 इसमें चला गया, इसका मतलब 40 ml जो है, 40 ml वॉल्यूम जो है NaOH का, वो ऐड हुआ है किसके साथ, HCl के साथ, है ना। तो इसी प्रोसीजर से बच्चों यहाँ पर जो है मैंने क्या की, रीडिंग ली है, इसको समझते हैं रीडिंग्स को। देखो स्टार्टिंग में वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, यानी जो NaOH है ब्यूरेट में से जो जा रहा है ड्रॉप वाइज, उसका वॉल्यूम कितना ऐड हुआ है, और pH, सॉल्यूशन की pH कितनी आ रही है। ये जो सॉल्यूशन है जिसका टाइट्रेशन हो रहा है, यहाँ पर जिसका टाइट्रेशन हो रहा है, इसकी pH हम मेजर करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो 0 ml वॉल्यूम ऐड किया, तो यहाँ पर सॉल्यूशन की pH आ रही थी 1 आ रही है, इसका मतलब आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सीधी सी बात है। फिर 10 ml मैंने ऐड किया तो मेरे पास pH आई 1.22, 20 ml ऐड किया तो मेरे पास pH इतनी आई, 30 ml ऐड किया तो इतनी आई। तो जरा आप देखिए pH जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, 39 ml ऐड किया तो इतनी आई, 39.9 ml। तो बच्चों देखो 39 ml तक तो हमारे पास आई थी 2.90, 39.9 ml तक आई 3.90, लेकिन 40 ml पर आई यहाँ पर 7 मतलब यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो गया है। और 40 ml के बाद अगर आप 0.1 ml भी आपने एक छोटी सी ड्रॉप ऐड करी, तो आपको एक ड्राफ्टिक चेंज दिखेगा। जस्ट pH जो है सॉल्यूशन की कितनी हो जाएगी बच्चों, 10.1। आप समझ रहे हो 10.1 का मतलब, जैसे हमने देखा था फिनोप्थिलीन। अब इसमें इंडिकेटर है HCl के साथ, यहाँ पर क्या है बच्चों, इंडिकेटर ऐड है। तो जैसे ही आप इसमें से ड्रॉप वाइज 40 ml तक आए, 40 ml तक आए, तब तक तो इसके अंदर कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन 40 ml से ज्यादा, 40 ml से एक बूंद भी इसके अंदर आई, तो एक ड्राफ्टिक चेंज आया कि इस सॉल्यूशन का कलर चेंज होना स्टार्ट हुआ, पिंक कलर हो गया। फिनोप्थिलीन इसमें ऐड था, कलर हो गया सपोज पिंक, सपोज नहीं करना, हो जाता है ना। तो पिंक कलर हो गया, इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है आपकी। अब जो है आपकी जो pH है वो बढ़ती जाएगी, तो 10 जा रही है, 7 से ऊपर जा रही है, इसका मतलब pH किस में जा रही है, बेसिक में जा रही है ना। तो यहाँ पर 10.1, 11 तो 7 के बाद एक ड्राफ्टिक चेंज देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे आप ड्रॉप वाइज ड्रॉप बढ़ाते जा रहे हैं। आ रही है बात समझ में। तो इसी चीज को बच्चों अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूं, तो जरा देखिए एसिड बेस के जो कर्व हैं उसको हम समझते हैं। तो इसमें देखो बच्चों, जब मेरे पास ये वॉल्यूम ऑफ NaOH है, NaOH का जो वॉल्यूम ब्यूरेट से आ रहा है, ठीक है, तो जब स्टार्टिंग पे था तो यहाँ पर इसकी pH थी 1, सॉल्यूशन की pH कितनी थी बच्चों, 1।
तो 1 से धीरे धीरे जब मैंने इसमें NaOH को ऐड करना, धीरे धीरे इसका वॉल्यूम जो है pH क्या होती गई, अब इस स्केल पे pH है, धीरे धीरे pH बढ़ रही है, ठीक है, धीरे धीरे pH बढ़ रही है। तो बच्चों pH बढ़ते 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 फिर कहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया न्यूट्रल की कंडीशन, कौन सी, 7 पर आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ से जाते जाते थे यहाँ पर आया, 7 पे आया, फिर 7 पे आते ही क्या होगा बच्चों, pH जो है बढ़ना स्टार्ट हुई, pH बढ़ रही है, तो यहाँ पर ड्राफ्टिक चेंज हो रहा है। तो इसका जो कर्व है बच्चों ये कुछ इस टाइप से बनेगा, जिसको आप देख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारी जो एक्सिस है, कौन सी एक्सिस बच्चों, ये जो आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर यहाँ पर ये शो कर रहा है किसको, pH को। 1 से 7 तक न्यूट्रल हो रहा है, फिर 7 के बाद जो है pH बढ़ रही है, और यहाँ पर आपके ml में जो है वॉल्यूम ऑफ NaOH है। क्लियर है बच्चों? तो आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर जो हमने स्टार्ट की थी कहानी बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर से, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, फिर रेडॉक्स रिएक्शन को समझा था, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हमने सीखी थी। इक्विवेलेंस कंसेप्ट क्या होता है, इक्विवेलेंस कंसेप्ट को क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करते हैं, नॉर्मलिटी क्या है, नॉर्मलिटी से रिलेटेड, फिर नॉर्मलिटी के बाद हमारे पास लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस वगैरह जितना भी इसके अंदर है उनको क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई कर रहे हैं, टाइट्रेशन क्या है, टाइट्रेशन कर्व क्या है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। जिन्होंने बच्चों ने कोई लेक्चर मिस कर दिया है उसको प्लीज देखें। अरे ये बात समझ में, सारे लेक्चर्स को आप देखिए, समझें, कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आपका ये इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट का चैप्टर जो है वो आज कंप्लीट है। बाकी हम बात करते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे, ओके बाय।